जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज का हमारा लेक्चर है लैटिस एनर्जी। अभी हम लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आयनिक कंपाउंड का वो सीखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक लेक्चर है। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन लैटिस मतलब एक मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स constituent gaseous cation and anion, या फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लैटिस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। देखो यहाँ पे एक मोल NaCl, एक मोल मतलब यहाँ पे क्या है? आयनिक कंपाउंड, मतलब यहाँ पे कह सकते हो आयनिक सॉलिड। ठीक है ना, आयनिक सॉलिड हमको एक मोल बनाना है। क्लियर? बनाने के लिए कहाँ से बनाना है? जैसे मैं बात करूँ, ये रहा एक रिएक्शन, हम लोग ये लिख सकते हैं सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैसियस गिव्स NaCl सॉलिड। ठीक है ना, ये एक रिएक्शन है। बट इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा इट इज़ नॉट इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी तब होता है जब एक मोल तो खैर बनाना है NaCl, ठीक है ना, एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाना है, बट कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायंस और एनायन से। यानी कि ये NaCl जब Na प्लस और Cl माइनस गैसियस से बनेगा तब जाके एक मोल जो NaCl बनेगा सॉलिड, तब जाके जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, इसको U0 से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, U0 से। क्लियर? तो और दूसरा सेम चीज, अब जैसे मान लो Na गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस मिलके NaCl सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है, वही लैटिस एनर्जी हो गया। सिमिलरली इसका उल्टा काम जब हम करेंगे, इसी NaCl को जब हम लोग तोड़ना चाहते हैं, इस NaCl सॉलिड को तोड़ के हम Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस बनाए, उल्टा काम, तो हमें उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो थर्मोडायनामिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। डेल्टा H क्या है? इसका नेगेटिव है, तो इसका रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा H बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज भी होता है, ठीक है ना, जब एक मोल आयनिक सॉलिड बनता है, और वही एक मोल आयनिक सॉलिड को जब हम ब्रेक करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कैटायन और एनायंस में ब्रेक करते हैं, तो वहां पर भी जो एनर्जी लगेगा उसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा जो एनर्जी निकला था, उसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी जब तक कुछ ना कहा जाए, ये रिलीज वाला आप लोग मानेंगे, फॉर्मेशन वाला। अब देखो ध्यान से, मान लो ये Na प्लस Cl माइनस आपस में जुड़ रहा है, NaCl बन रहा है, यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई और आयनिक कंपाउंड बनेगी तो वहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो उस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, हमने बताया था कि एक तरीके से ये बॉन्ड के बनने में निकलने वाला एनर्जी ही तो है, बट ये ध्यान रखना सॉलिड और गैसियस से नहीं बन रही है, कैटायन और एनायन से बन रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल रहा है उसको लैटिस एनर्जी बोले। जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होगा? उतना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा वो आयनिक कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट में देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z माइनस, मतलब कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ध्यान से समझना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R क्या है? R असल में कैटायन का रेडियस प्लस एनायन, मतलब ये जो दूरी है, ये दोनों कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस की जो दूरी है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? मॉड Z प्लस मॉड Z माइनस R मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है ना, R क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मतलब ये मान लो ये नियरली इक्वल्स टू क्या होगा? दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसको क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है LiF LiCl LiBr LiI। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ, लिथियम पे +1 चार्ज, हर जगह सेम ही है भाई, +1 चार्ज। F पे -1, Cl पे -1, Br पे -1, I पे -1, यानी कि चार्ज वाला फैक्टर जो है इसमें तो क्या है? दोनों में सब में सेम है, चारों में सेम है, चार्ज वाला फैक्टर सब में +1 -1। तो अगर +1, देखो अब ऐसा मत बोलना कि सर +1 है -1 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड लेना है हमको, ध्यान रखना। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो +1 को 1 मानोगे, -1 को भी 1 मानोगे, +2 को 2 मानोगे, -2 को भी 2 मानोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सारे में चार्ज वाला फैक्टर सेम है, तो 4 से हम फैसला नहीं ले सकते हैं। क्लियर? दूसरा, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, लैटिस एनर्जी अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो यहाँ पे R के जगह पे R कैटायन प्लस R एनायन, ये भी लिख सकते हो। अब कोई मतलब ये चाहे रेडियस ऑफ कैटायन हो चाहे रेडियस ऑफ एनायन हो, दोनों की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है? किसी का भी साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन साइज में सबसे बड़ा है, रेडियस सबसे ज़्यादा है, तो सबसे छोटा क्या होगा? इसका लैटिस एनर्जी हो जाएगा, तो LiF का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला हो गया। दूसरा, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। ध्यान से समझो, यहाँ पे भी बेरिलियम पे +2, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, स्ट्रॉन्सियम पे +2, बेरियम पे +2, सब पे +2 चार्ज है। कार्बोनेट पर भी देखें तो -2, -2, -2, -2, -2, यानी सब में 2 दूनी 4, +2 इंटू -2, मॉड लेंगे तो 2 इंटू 2, सब में 4, 4, 4, 4, 4, सब में सेम चार्ज है। ठीक है ना, 4 यूनिट का चार्ज है कैटायन इंटू एनायन का। अब यहाँ पे हम चार्ज से फैसला नहीं ले सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? और यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे एनायन, कार्बोनेट, 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 सब में कार्बोनेट है, तो इसका मतलब एनायन भी सेम है। तो अब हमारे पास एक ही चीज़ बचता है, क्या? रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। और सबसे छोटा बेरिलियम +2 होगा और सबसे बड़ा बेरियम +2 होगा। इसलिए बेरिलियम का मतलब BeCO3 का लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा और BaCO3 का लैटिस एनर्जी सबसे कम। क्लियर? नेक्स्ट है NaF, MgF2, AlF3। अब यहाँ पे देखो, ये +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। फ्लोरीन पे सब पे -1, -1, -1। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे पहली बात तो एनायन तो सेम है, तो एनायन सेम है तो एनायन से तो हमको फैसला लेना ही नहीं है, जो लेना है कैटायन से लेना है। अब दो चीज़ में आप फंस सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ साइज की, बात करूँ तो Na+ सबसे बड़ा, फिर Mg+2, फिर Al+3। अब देखो वैसे तो ये साइज छोटा हो रहा है Al+3, लेकिन ध्यान से समझना, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। ठीक है ना, सारे के सारे जो हैं सेम पीरियड के हैं, तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब भी आप रहें जिसमें साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और चार्ज में लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर हम इसलिए करें, देखो यहाँ पे +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, अरे यहाँ पे डबल ट्रिपल चार्ज हो जा रहा है। जबकि साइज की हम बात करें, Na+ बड़ा तो है Mg+2 से, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे हमको चार्ज में फैसला लेना है। कुल मिला के मैक्सिमम केसेस में मेरी बात ध्यान रखिए, कभी भी आप चार्ज और साइज में फंसे तो आपको चार्ज पर फैसला लेना है। तो यहाँ पे Al+3 पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग फैसला ले लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे साफ आपको ये पता चल रहा है क्या, यहाँ पे देखो +1 -1, एक चार्ज इंटू करेंगे कैटायन का और एनायन का तो 1 आएगा। ठीक, +2 चार्ज और F पे -1, 2 आएगा, +3 चार्ज इंटू -1, 3 आएगा। तो ध्यान से समझना, ये जो कैटायन का इंटू एनायन का जो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन है, ये AlF3 में सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से भी ये जीतेगा। ठीक है ना, मेन कारण तो यही है। ये तो मैं समझाने के लिए बस बोल रहा था कि चार्ज और साइज में आप फंसेंगे तो किसको देखना है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट में यहाँ पे NaCl, MgCl2, MgO साफ पता चल रहा है। यहाँ पे देखो NaCl में +1 -1, यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आया। MgCl2 यानी कि Mg पर +2 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज यानी कि 2 चार्ज आएगा। Mg पर +2, O पर -2 यानी कि 2 इंटू 2 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से लैटिस एनर्जी MgO का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। NaCl, KCl, CaO, MgO। अब इसमें देखो NaCl, KCl, देखो पहले बात तो यहाँ पे 1 इंटू 1 का चार्ज है, 1 इंटू 1 का चार्ज है, तो ये दोनों तो इन दोनों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो इतना तो तय है कि ये CaO और MgO, ठीक है ना, ये आगे रहेंगे NaCl और
KCl। देखो घटता बढ़ता ग्राम मैं बस लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ उसको आप समझ लेंगे। अब इसमें देखना है कैल्शियम ऑक्साइड और MgO दोनों में चार्ज सेम है, ठीक है ना, दोनों में चार्ज सेम है, तो चार्ज से हम फैसला नहीं ले सकते। लेकिन ध्यान रखो कैल्शियम और मैग्नीशियम, देखो ऑक्सीजन तो सेम है, एनायन तो सेम है, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का साइज क्या है, बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज छोटा है, रेडियस ऑफ कैटायन छोटा है, और जितना छोटा साइज कैटायन का या एनायन का उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा उसका लैटिस एनर्जी। तो MgO तो आगे निकल गया किससे, CaO से। अब NaCl और KCl, Cl देखो सेम है, चार्ज दोनों में सेम है, बस इसमें सोडियम प्लस छोटा है, तो NaCl ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू KCl। ठीक, यहाँ पे देखो Na2O और MgO, Mg पर +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 2 2 4, 2 × 2 4। Na पर +1 चार्ज, ध्यान देखना 2 Na प्लस मत लेना, Na पर कितना चार्ज है, +1। कैटायन का जो चार्ज है वो +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो 1 × 2 करेंगे तो 2 ही तो आएगा, ठीक है, तो MgO ज़्यादा होगा। BaCl2 और Na2O, अब देखो ये बढ़िया है, यहाँ पे देखो बेरियम पे +2 चार्ज है, ठीक, और Cl पे -1 चार्ज है, यहाँ पे सोडियम पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कैटायन में एक का 2 चार्ज है, एक का 1 चार्ज है, और एनायन में भी एक का 2 चार्ज है, एक का 1 चार्ज है, फिर भी Na2O का ज़्यादा कैसे होगा। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अगर मैं कैटायन की बात करूँ तो यहाँ पे बेरियम, ठीक है ना, बेरियम एक काम करो, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सोडियम है, फिर पोटेशियम, ठीक है ना, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये है। अगर मैं बेरियम की बात करूं तो देखो ये बेरियम यहाँ पे है, सोडियम यहाँ पे है, साइज में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो बेरियम और सोडियम में अगर मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा, सोडियम जीतेगा। ऑक्सीजन और क्लोरीन में मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा, ऑक्सीजन ही जीतेगा। तो इसका मतलब साइज के रिस्पेक्ट में सोडियम जीत रहा है और ऑक्सीजन भी जीत रहा है, क्योंकि छोटा एनायन का साइज है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, +2 चार्ज, कैटायन का 2 चार्ज, एनायन का 1 चार्ज, यहाँ पे कैटायन का 1 चार्ज, एनायन का 2 चार्ज, तो चार्ज का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो 2 × 1, तो वो 2 ही आएगा, तो चार्ज से तो फैसला नहीं ले सकते। अब हम कैटायन और एनायन के रेडियस पे जाएंगे, ठीक है ना, तो बेरियम +2 और Na+, बेरियम +2 साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो साइज बहुत बड़ा है तो लैटिस एनर्जी बेरियम के हिसाब से कम होगा, क्लियर। दूसरा क्लोरीन और ऑक्सीजन, उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन का साइज क्लोरीन से छोटा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के हिसाब से भी क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी मतलब ज़्यादा होगा। बेरियम कह रहा है कि हम BaCl2 का लैटिस एनर्जी कम करेंगे, Na2O में ऑक्सीजन भी बोल रहा है कि हम Na2O का लैटिस एनर्जी ज़्यादा करेंगे, तो बेरियम भी कह रहा है कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन कह रहा है ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इस वजह से Na2O का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा BaCl2 से। अगला है MgCl2 और Na2O, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है, ठीक है ना, +2 चार्ज, -1 चार्ज, +1 चार्ज, -2 चार्ज, चार्ज तो दोनों में सेम है, बट देखो यहाँ पे कैटायन भी क्या है, राइट वाले में छोटा है, और एनायन भी क्या है, छोटा है, जैसे यहाँ पर भी था, यहाँ पे क्या था, कैटायन भी छोटा था, एनायन भी छोटा था राइट वाले का, तो वो क्या कर रहा था, लैटिस एनर्जी बढ़ा दिया, और यहाँ पर भी Na2O में कैटायन और एनायन दोनों का साइज लेफ्ट वाले से क्या है, छोटा है, चार्ज पे हम फैसला नहीं ले सकते, तो Na2O का लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। Na और Mgi2, देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, +1 -1, +2 -1, तो यहाँ पे 1 × 1 यानी 1 चार्ज आएगा, 2 × 1 यानी कि 2 चार्ज आएगा, तो Mgi2 का तो ज़्यादा होगा। अगला है CaF2AlCl3, यहाँ पे देखो कैल्शियम पे 2 चार्ज और इस पे 1 चार्ज, तो 2 हो जाएगा प्रोडक्ट, और +3 × -1,
3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये AlCl3 का ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड देखते हैं। देखिए सबसे पहले आयनिक कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कोई मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम एक आध कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे अब तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो केस फर्स्ट, मोनो एटॉमिक, ठीक है, कैटायंस, एलिमेंट्स विथ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सब का, कैल्शियम, इन सब का चार्ज फिक्स है। कहीं पर भी सोडियम देखो उस पर +1 ही होना है, कहीं पर पोटेशियम देखो +1 ही होना है, Mg+2 देखो, मतलब Mg देखो +2, कैल्शियम देखो +2, ये होना ही होना है। बट आयरन में हम श्योर नहीं है, आयरन +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो पहले हम वहाँ पे ऐसे कैटायन की बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक कैटायंस की, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है। क्लियर है। यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रिस क्रॉस रूल, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं मान लो पोटेशियम और सल्फेट के बीच में फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। हमको पता है कि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। ध्यान रखना जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है। क्या हो जाता है, वही उसका वैलेंसी हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ पोटेशियम का वैलेंसी कितना है, ये मत बोलना कि सर +1, वैलेंसी जस्ट अ नंबर, ठीक है ना। पोटेशियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी -2 मत बोलना, केवल बोलना सर 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, फॉस्फेट की वैलेंसी 3। बात समझ में आ रही है। अगर तुमसे बोल रहा है पोटेशियम और सल्फेट के बीच में फॉर्मूला बनाओ, तो तुम पोटेशियम लिख लो, उसका चार्ज मत लिखो, उसके उसी चार्ज को वैलेंसी के रूप में नीचे लिख लो, K के नीचे 1, सल्फेट के नीचे 2 लिख दो। अब ये 2 नंबर पोटेशियम को खिला दो, 1 नंबर सल्फेट को खिला दो। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कंपाउंड को न्यूट्रल बना सकें। बात समझ में आ रही है। एक जनरल चीज, आप इसको बहुत आराम से आप कर सकते हैं, यहाँ पे किसी रूल की कोई ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम भाई 1 ठो पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट 2 ठो नेगेटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है 1 ठो और पोटेशियम चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो K2SO4 फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो जैसे कैल्शियम +2, कैल्शियम का वैलेंसी 2, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, 3 नंबर दे दो कैल्शियम को, 2 नंबर दे दो फॉस्फेट को, तो Ca3PO4 का ट्वाइस। वैसे भी कैल्शियम पे +2 चार्ज है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +6 हो जाएगा। फॉस्फेट पे -3 चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम सल्फेट। क्या है, पोटेशियम सल्फेट। और इसे यहां पे लिख देंगे कैल्शियम फॉस्फेट। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, या दिमाग में नहीं भी आ रहा है तो मैं बता दूंगा तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। भविष्य में कभी आपके सामने ऐसा कुछ है तो आप आंसर बताने की स्थिति में रहें। पोटेशियम सल्फेट को यहाँ पे हमने कहीं पर भी डाई पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे नीचे हम ट्राई कैल्शियम डाई फॉस्फेट, ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो वहां पे कैटायन या एनायन की संख्या 1 से अधिक हो चाहे 1 हो, वहां पे हम डाई ट्राई टेट्रा का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर ये BaCl2 आ गया, इसको हम बेरियम डाइक्लोराइड कभी नहीं कहेंगे, हम केवल बेरियम क्लोराइड कहेंगे। क्योंकि देखिए आयनिक कंपाउंड, ये तो हम 2 क्लोरीन लगाएं इसलिए ताकि हम कंपाउंड को न्यूट्रल कर सके। बट अगर मैं बोलूं आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें जस्ट कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन है। अगर कोई पूछे बेरियम क्लोराइड कैसे बना है, तो मैं बोलूंगा बेरियम आयन और Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। वहां पे 2 Cl की हम कोई बात नहीं करते हैं कि बेरियम +2 और 2 ठो Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आयनिक कंपाउंड नेम इज डन फॉर 1 कैटायन एंड 1 एनायन। ध्यान से समझना, ठीक है ना। नाम लिखते समय कहीं पर भी कैटायन एनायन की संख्या डाई ट्राई टेट्रा होगी मत लगाना। इस चीज़ को याद रखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को मैं दोबारा रिकॉल कराऊंगा, या फिर नहीं कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ CO2, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड BaCl2, इसको हम लोग केवल बेरियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना। BeCl2
जो कोवेलेंट है BeCl2, यहाँ पे हम बेरिलियम डाइक्लोराइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि आयनिक में कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन अभी आगे हम और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी पे कुछ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे CO2 है, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे PCl3 है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक। यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना। इसको हम लोग बोलेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे कहीं पर भी हमको संख्या बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक में हम कभी भी नहीं बताएंगे, ध्यान से समझना। इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ट्राई सोडियम फॉस्फेट है, जस्ट सोडियम फॉस्फेट। बात समझ में आ रही है, जस्ट सोडियम फॉस्फेट है ये। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ कैटायंस एनायंस के बारे में भी हम लोग सीख लेते हैं कुछ, ठीक है, फेमस कैटायंस और एनायंस के नेम को। चलिए, नेम ऑफ पॉली एटॉमिक कैटायंस, देयर नेम इज एंडेड बाई IUM यानी EM, जैसे NH4+ अमोनियम, H3O+ हाइड्रोनियम, NO2+ नाइट्रोनियम, NO+ नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, NH2 NH3+ हाइड्राजीनियम, ये देखो एनिलीन से बना इसलिए एनिलीनियम। बात समझ में आ रही है। तो इतना नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ें देखो, आज मैं मैक्सिमम जो भी हो सकता है वो करा दे रहा हूँ, या फिर जो मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट करिए। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेम ऑफ मोनो एटॉमिक एनायंस। एनायंस में सबसे पहले देखो ये मोनो एटॉमिक में आ रहा है। मोनो एटॉमिक मतलब इसमें एक ही एटम है। जैसे यहाँ पे IDE, ध्यान से समझिए, एंड इसका कैसे होगा, IDE से, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड। क्लियर है, ये सब ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हमसे बोल दिया सोडियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बनाओ, सोडियम फॉस्फाइड, मुझे नहीं पता सोडियम का एटो होगा, क्योंकि आयनिक में कभी डाइट्राई तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम, इसकी वैलेंसी 1, फॉस्फाइड मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज या जो भी चार्ज होता है वही उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। अब ये 3 नंबर सोडियम को दो, 1 नंबर फॉस्फोरस को दो, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस रूल। तो ये बन गया Na3P। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, Na3P। क्लियर है ना। अब अगर हमसे बोला कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्राइड की वैलेंसी 3। ये मत बोलना सर +2 -3, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 नंबर कैल्शियम को दे देंगे और 2 नंबर नाइट्रोजन को, तो Ca3N2 ये हो गया, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए अब कुछ पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में देख लेते हैं, जो कहाँ से डिराइव हुए। ये एसिड से, ऑक्सी एसिड्स, जैसे कार्बोनेट, ये जो है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड से आया है। अब इसमें देखो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन भी निकाल सकते, एक हाइड्रोजन भी निकाल सकते, दोनों हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CO3 पे -2 बचेगा, इसको बोलेंगे कार्बोनेट। एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, तो HCO3 और एक नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा कार्बोनेट जिसमें एक हाइड्रोजन है अभी, ठीक। SO4 2-, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है कार्बोनिक एसिड से डिराइव है। ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 से डिराइव है। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम भी बोलना और लिख लेना, जिसको याद है अच्छी बात है। मान लो कोई पहली बार पढ़ रहा हो, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों H अगर निकाल दिए तो SO4 पर 2- यानी सल्फेट, एक H निकाले तो HSO4 नेगेटिव, यानी इसको बोलेंगे बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। सिमिलरली ये देखो H2SO3, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर दोनों हाइड्रोजन निकाल लिए तो SO3 पर 2-, जिसको बोलेंगे सल्फाइट, ठीक है। ये सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फाइट। एक H निकाले तो HSO3-, इसको बोलेंगे बाई सल्फाइट या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है, इसको नोट करिए। इसी में और भी चीज है, देखिए NO3-, हमको पता है ये नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 से आया है। अब देखो ये तीनों जो है, एक फॉर्मूला होता है H3PO4, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड।
इसमें 3 हाइड्रोजन हटा दिए तो PO4 पर 3 नेगेटिव, इसको बोलेंगे फॉस्फेट। ठीक, एक केवल H हटा है तो क्या बचेगा, H2PO4 पे एक नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक, एक और H हट गया तो एक ही H बचा तो HPO4 पे 2 नेगेटिव, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, नीचे है सम अदर एनायंस, तो ये ऑक्सी एसिड वाला याद रखेंगे। ये सम अदर एनायंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे I3- इसको ट्राई आयोडाइड बोलेंगे, O2 यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान रखना दो ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा, इसको बोलेंगे परऑक्साइड। ठीक, O2- मतलब कि 2 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज तो एक ऑक्सीजन पे -1/2, इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ओजोनाइड O3 पर -1 चार्ज, H2 देखो S पर 2- होता तो सल्फाइड होता, H2 पर 2- है तो डाइसल्फाइड है। ये देखो N3 पर माइनस है, ध्यान रखना वो N पर -3 था, पीछे वो N पर -3 था, उसको हम लोग बोलते थे नाइट्राइड। ये N3 पर -1 चार्ज है, इसको बोलेंगे एजाइड। क्लियर है, SCN- थायोसाइनेट, NCS- आइसोथायोसाइनेट, H2O3 थायोसल्फेट, C2O4 ऑक्जेलेट, NH2- एमाइड, NH2- इमाइड या आइमाइड, जो भी पढ़ना चाहे, NO2- नाइट्रो, OCN- साइनेट, ये साइनिक एसिड से बना है HOCN। ध्यान देना ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्लास 12 में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिगेंड्स के नाम में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट करिए इसको। क्लियर है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब इसी के सहारे हम क्या करेंगे, आप लोग एक बार क्या कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा सारा कुछ देख लीजिए या सब कुछ अपने सामने लिख के रखे रहिए, क्योंकि जस्ट अब हम इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, कैसे, वैसे तो हमने एक बेसिक चीज़ सिखा दिया है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक, उस पर हम वर्क करेंगे, इसको नोट कर लो। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हमें बनाना है, ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं, आयनिक कंपाउंड्स, इसका हमको फॉर्मूला बताना है। ठीक है ना, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले देखो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो एक काम करिए, आपको नहीं पता कितने सोडियम कितने, आपको ये पता है ना कि सोडियम यानी कि Na, इसका वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, ऑक्साइड देखो कैसे पता चला, वो जो S ब्लॉक में जो सबसे लेफ्ट होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, जो हम लोग बोलते हैं ना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबका वैलेंसी 1 होता है। उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, जो वाला जो ग्रुप होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उसका वैलेंसी 2 होता है। ऐसे करके आप लोग याद करेंगे। तो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड यानी कि O-2, ठीक है ना, -2 हम हटा रहे हैं, उसका वैलेंसी ऐसे लिख देते हैं 2। अब ये 2 नंबर सोडियम को दे दो, 1 नंबर ऑक्सीजन को दे दो, तो ये बन जाएगा Na2O। क्लियर, चलिए बी वाला बेरियम क्लोराइड, ठीक, बेरियम का वैलेंसी 2, क्लोराइड यानी कि Cl का वैलेंसी 1, Cl पे -1 चार्ज, तो 1 नंबर बेरियम को, 2 नंबर क्लोरीन को, तो ये बन गया BaCl2। ठीक है, सी कैल्शियम ऑक्साइड, देखो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्साइड यानी 2 वैलेंसी। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमको क्या करना है, वैसे तो जब ये तुम करोगे तो ये कितना निकलेगा, Ca2O2, लेकिन ध्यान से समझना, हमने क्या बताया था, इंपीरिकल फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड का होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो ये 2 को काट के क्या कर दो, छोटा बना दो, तो ये बन गया केवल CaO। ठीक है ना, ये हो गया CaO, इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। डी सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फाइड यानी S पे -2, तो सल्फर की वैलेंसी 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर सोडियम को तो Na2S। ठीक है, ई वाला अमोनियम फॉस्फेट, देखो अमोनियम फॉस्फेट मतलब अमोनियम का मतलब NH4 पर प्लस चार्ज, यानी NH4 पर प्लस चार्ज यानी कि वैलेंसी 1, तो उसको नीचे लिख देते हैं। फॉस्फेट मतलब PO4 पर 3-, यानी कि PO4 पर का वैलेंसी 3, हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो आप सभी समझ रहे होंगे कि NH3 पर 3 पॉजिटिव हमको लाना है, मतलब 3 पॉजिटिव, तो 3 बार NH4 ले लें और 1 बार फॉस्फेट ले लें। फिर भी
फॉर्मूला से आप लोग करें तो 3 नंबर अमोनियम को मिल जाएगा, तो NH4 का थ्राइस और ये PO4। क्लियर है ना, ये हो गया। इसके बाद आता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यानी कि Ba वैलेंसी 2, सल्फेट यानी कि SO4 पर 2 नेगेटिव यानी कि 2। अब ये फिर से यहाँ पे 2 काटना पड़ेगा। वैसे तो ये क्या बनेगा, Ba2SO4 का ट्वाइस, बट सिंपलेस्ट फॉर्मूला हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो ये हो जाएगा BaSO4। ठीक है ना। अब G देखो, G में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड यानी Na, इसका वैलेंसी 1। परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है, O2 पर 2 माइनस, O2 पर 2 माइनस, ध्यान दो O2 पर 2 माइनस। तो यहाँ पे आप पूरा O2 लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। उसका वैलेंसी यहाँ 2। अब ये 2 नंबर मिल जाएगा सोडियम को, Na2O2। अब यहाँ पे ये काम मत करना कि सर 2 से काट के इसको NaO बना लेते हैं, नहीं भाई, ये काम नहीं करना है, ध्यान से समझना। NaO नहीं करना है, ये O2 पूरा एक एनायन है, बात समझ में आ रही है। ये 2 नंबर कहीं से आया नहीं है, ये O2 पूरा एनायन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये काम नहीं करेंगे। क्लियर है, इसको नोट करिए फटाक से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो पोटेशियम का हो जाएगा K, ठीक है, पोटेशियम का हो जाएगा K। और सुपर ऑक्साइड यानी कि सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 पर -1 चार्ज, यानी O2 रखो, ठीक है। पोटेशियम का वैलेंसी 1, O2 का भी वैलेंसी 1 क्योंकि सुपर ऑक्साइड है, तो ये क्या बन जाएगा KO2, ठीक है ना, KO2। क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेरियम परऑक्साइड, ठीक है, बेरियम परऑक्साइड। तो ये H था, I, ये H है, ठीक है ना, H के बाद I, बेरियम परऑक्साइड। बेरियम का वैलेंसी कितना है, 2। परऑक्साइड यानी कि O2 पे 2 माइनस, ठीक है। तो क्या हम रखेंगे, अब हम ये 2 माइनस हटा रहे हैं, यहाँ पे वैलेंसी O2 का 2 रख दिए, तो ये कितना बन गया, ये BaO2। बात समझ में आ रही है, BaO2। क्लियर है ना। नेक्स्ट है पोटेशियम ओजोनाइड। पोटेशियम ओजोनाइड, ठीक, पोटेशियम ओजोनाइड। देखो पोटेशियम यानी कि K, ओजोनाइड का मतलब O3 पर नेगेटिव, मतलब एक वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी 1, तो ये क्या बन गया, KO3। क्लियर है ना। नेक्स्ट है और लास्ट है पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, तो पोटेशियम ट्राई आयोडाइड मतलब कि K और I3 माइनस, I3 माइनस यानी I3 का वैलेंसी 1, दोनों का 1, ठीक है ना, I3। तो ये क्या बन गया, ठीक है, KI3। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट करिए। फिर हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, जैसे अभी तो हम ये पढ़े हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम इन सब की वैलेंसी फिक्स है। हम बेरियम की बात कर रहे हैं तो हमेशा 2 ले रहे हैं, पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो हमेशा 1 ले रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं तो हमेशा 1 ले रहे हैं, मैग्नीशियम की हमेशा 2 ले रहे हैं, कैल्शियम का हमेशा 2 ले रहे हैं। अब ऐसे कुछ आयंस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम वेरिएबल वैलेंसी देखेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल वैलेंसी। तो चलिए नेक्स्ट है किस सेकंड में, मोनो एटॉमिक कैटायंस विथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनका वैलेंसी क्या होगा, 1 से अधिक हो सकता है। जैसे आयरन, आयरन 2 वैलेंसी वाला भी होता है और 3 वैलेंसी वाला भी होता है। अब ध्यान रखना, ये जो इसको Fe+2 को बताने का तरीका, आयरन और रोमन में 3rd लिख दो, ठीक है ना, रोमन में, सॉरी ये 2 है ना, तो एक काम करो, इसको क्लियर कर लो थोड़ा, ठीक है ना, इसको मैं अलग कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। ये आयरन सेकेंड हो जाएगा, ये आयरन सेकेंड रोमन में, बात समझ में आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि ये आयरन सेकेंड, Fe+2 को या तो आयरन रोमन में सेकेंड लिख दो, या फिर Fe+2 को फेरस भी बोलते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, ये फेरस
ये जो भी है ना, ये सब ओल्ड नेम है। ये कहाँ पे फेल होते हैं, देखो दिक्कत अभी समझ में आएगा, आपको पता चलेगा। जैसे देखो अब यहाँ पे जैसे आयरन, कहीं पर भी आयरन सेकंड बोल दे, यानी कि सेकंड वैलेंसी वाला आयरन लेना है, ठीक है ना। आयरन थर्ड वैलेंसी वाला लेना है तो उसको बोलते हैं फेरिक। ध्यान से समझना, ये जो अस वाला है OUS, ये कम वैलेंसी वाला है, और ज़्यादा वैलेंसी वाला क्या होता है, इक होता है। बात समझ में आ रही है। तो Fe2 वैलेंसी वाला फेरस, Fe3 वैलेंसी वाला फेरिक। देखो आयरन का नाम वैसे फेरम होता है, इसलिए फेरस फेरिक नाम पड़ रहा है। कॉपर, कॉपर अगर 1 वैलेंसी वाला है, कम वाला है, तो क्यूपरस, ठीक, यानी कॉपर फर्स्ट। कॉपर 2 वैलेंसी वाला है तो कॉपर सेकंड, यानी कि ज़्यादा वाला है तो क्यूपरिक। टिन सेकंड है तो टिन सेकंड या फिर स्टेनस, ठीक है ना। और अगर टिन +4 है, ठीक है ना, +4 है, इसको 4 कर लेना थोड़ा, +4 है तो टिन रोमन में 4 या फिर इसको स्टैनिक बोलेंगे। इतना ध्यान रखना कि जो कम वाला है वो उसको अस बोलते हैं और ज़्यादा वाला है इक बोलते हैं। एक जनरल यहाँ पे चीज़ है। देखो यहाँ पे मरकरी में ध्यान देना, मरकरी में, मरकरी पर अगर प्लस है तो इसको हम लोग बोलेंगे मर्क्यूरस या मरकरी फर्स्ट। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मरकरी का जो कन्फिग्रेशन होता है, आपको याद होगा जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये होता है। जिंक का लास्ट में क्या होता है, 4s2 3d10, ठीक। तो ये 5s2 4d10, ये 6s2 5d10, ये होता है कन्फिग्रेशन। अब अगर हम मरकरी प्लस का करें तो ये हो जाएगा 6s1 5d10। ध्यान दो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, इसके वजह से हम बोलेंगे कि मरकरी आयन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। लेकिन ओरिजिनली जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो मरकरी, ठीक है ना, ये जो मरकरी फर्स्ट वाला आयन है, ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक तभी हो सकता है जब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। इसका मतलब ये Hg+ शुरू में सोचा गया था कि कुछ ऐसा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है। कैसे डायामैग्नेटिक है, तो पक्का है ये कुछ इस तरीके से रहता होगा, Hg+ और ये दूसरा Hg+, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, दोनों मिलके क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से, ठीक। अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये +1, ये भी +1, तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, Hg2+2। असल में ये है Hg पर +1, बट कभी भी Hg+1 ऐसे मत लिखना, ऐसे नहीं लिखना है हम लोग को, Hg2+2, क्योंकि Hg+ को अगर हम देखेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट मरकरी फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। तो जरूर Hg+ दोनों आपस में कंबाइन होकर डायमैग्नेटिक यानी पेयर्ड हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिए होंगे। तो ये है। हाँ, लेकिन मरकरी सेकेंड यानी कि जिसको मर्क्यूरिक बोलते हैं, मरकरी फर्स्ट वाले को मर्क्यूरस, वो Hg+2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब इसी के सहारे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, पहले ये भी सुन लो। दिक्कत यहाँ पे क्या था, जैसे कि मान लो क्या दिक्कत है इक में। अब जैसे मैंगनीज, मैं बात करूँ मैंगनीज, अब जैसे मैंगनीज जो है वो केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी शो करता है। ये जो केस हम लोग देख रहे हैं ये तो तब है जब हमारे सामने 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आए, तो कम वाले को अस बोल देंगे, ज़्यादा वाले को इक बोल देंगे। लेकिन जैसे मैं क्रोमियम की बात करूं, या फिर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल मैंगनीज की बात करूं, मैंगनीज +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है। अब किसमें उसको अस बोलेंगे, किसमें इक बोलेंगे, पता नहीं। तो जब 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास होगा तब हम कम वाले को बोल देंगे अस और ज़्यादा वाले को बोल देंगे इक, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो ओल्ड, इसको हम ओल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कई जगह पे फेल हो जाएगा, ठीक है ना। जब 1 से 2 से अधिक किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट है तब केवल अस इक से काम चलेगा नहीं। तो अब कोई 4-5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो सबके लिए क्या क्या हम शब्द का यूज करेंगे, अस इक तो केवल 2 ही के लिए हो पाएगा। तो मैक्सिमम जगह पे ये वाला चीज होता है, रोमन वाला। क्लियर है ना। चलिए इसको समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का मतलब ये जो है Fe 2 वैलेंसी वाला, यानी Fe+2, ऑक्साइड मतलब 2 वैलेंसी वाला, ठीक है। तो ये बनेगा Fe2O2, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो FeO हो गया, ठीक है ना। बी वाला फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट यानी कि 3 वैलेंसी वाला आयरन, सल्फेट यानी कि SO4 पर 2 नेगेटिव, यानी कि कितना वैलेंसी हो गया इसका, 2 हो गया, ठीक है ना। तो 2 हटा देते हैं, यहाँ पे 2 लिख दो। अब ये 2 नंबर Fe को मिल जाएगा और 3 नंबर सल्फेट को, तो ये बन गया Fe2SO4 का थ्राइस। क्लियर। सी क्यूपरस ऑक्साइड यानी कि कॉपर 1 वैलेंसी वाला और ऑक्साइड मतलब 2 वैलेंसी वाला, ये ऑक्सीजन, तो ये बन गया Cu2O, ठीक है ना, Cu2O। क्लियर। डी वाला क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि 2 वैलेंसी वाला कॉपर, 2 वैलेंसी वाला ऑक्सीजन, ठीक है ना, O एटम केवल, ठीक। O2 पे भी 2 माइनस होता है, O2 पे भी 2 वैलेंसी होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन एटम की हम बात कर रहे हैं। ऑक्साइड है वो क्या होता है, परऑक्साइड होता है। तो ये 2 कट जाएगा तो ये बनेगा CuO। ई है मर्क्यूरस आयोडाइड। मर्क्यूरस को आप लोग Hg2+2 के माध्यम से लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। यानी Hg2 का वैलेंसी कितना है, यहाँ पे Hg तो का वैलेंसी 1 है, बट Hg2 का वैलेंसी कितना है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे Hg2 लिखने के बाद यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, समझे बात को। फिर आयोडाइड यानी कि 1 वैलेंसी वाला, तो ये क्या बन जाएगा, Hg2I2। बात समझ में आ रही है। चलिए, ई के बाद F मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड। या फिर इसको एक काम करो, एक ही तरह हो जा रहा है तो इसको मर्क्यूरिक कर लो, ठीक है ना, मर्क्यूरिक कर लो, मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो Hg 2 वैलेंसी वाला, ठीक है, मर्क्यूरस मतलब Hg2 2 वैलेंसी वाला, और मर्क्यूरिक यानी Hg2 वाला, और क्लोराइड यानी कि ये Cl1 वैलेंसी वाला। तो ये क्या बन जाएगा, HgCl2, ठीक। जी है आयरन सेकेंड डाइसल्फाइड। तो देखो, आयरन का तो सेकेंड वाला वैलेंसी है तो 2, और डाइसल्फाइड यानी कि H2 पर 2 माइनस। बात समझ में आ रही है, यानी कि 2 वैलेंसी वाला H2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Fe2H2, ठीक है। तो ये बन जाएगा Fe2H2, इसको मैं ध्यान से करा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये 2 कटेगा, तो ये क्या बन गया, FeH2। क्लियर है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्लियर, इसको नोट करिए। हो गया ये। चलिए थोड़ा सा अब लास्ट में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ चीजें देखो ये भी याद कर लो, जैसे Cn नेगेटिव यानी साइनाइड, Nc माइनस यानी आइसोसाइनाइड, ठीक है। यही सब चीज़ें देखो, नाम याद रखेंगे तभी आप लिगेंड्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। वो साइनाइडो हो जाएगा, आइसोसाइनाइडो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको बोलते हैं परमैंगनेट, ये हो गया मैंगनेट, ये हो गया डाइक्रोमेट, ये हो गया क्रोमेट। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे। जैसे कि मान लो हमसे बोल दिया अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट, पूरा लिख लेना, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो ये हो गया NH4, ठीक है ना, कितना वैलेंसी 1 वाला। डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7, कितना वैलेंसी वाला 2, तो 2 चला जाएगा अमोनियम को, तो ये हो जाएगा NH4 का ट्वाइस Cr2O7, ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। क्लियर है ना। पोटेशियम परमैंगनेट बोले, मैं केवल नाम में बोल दे रहा हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट बोले तो पोटेशियम का भी वैलेंसी 1, परमैंगनेट का भी वैलेंसी 1, तो वो बन जाएगा KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोले तो इसका वैलेंसी डाइक्रोमेट का 2, पोटेशियम का 1, तो 2 चला जाएगा पोटेशियम को, तो K2Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट बोले तो K2MnO4, पोटेशियम क्रोमेट बोले तो K2CrO4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट M इज M2O3। अब देखो यहाँ पे M2O3 है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये ऑक्साइड यानी कि ये ऑक्सीजन जो है -2 चार्ज रखा हुआ, यानी 2 वैलेंसी है, और राइट साइड है तो एनायन है, -2 चार्ज है, ठीक है ना, क्योंकि -2 चार्ज है, क्योंकि 3 बार है। वैसे भी देखो, अगर मैं बोलूं एक कंपाउंड AXBY है,
ठीक है ना। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो A अलग B अलग, अब ये A बनेगा कैटायन और B बनेगा एनायन। A पर कितना चार्ज आएगा, जो भी आएगा प्लस में आएगा, वो कितना आएगा, जो B की संख्या है। क्रिस क्रॉस रूल से आप ये भी तो समझ सकते हैं ना, B पर नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन कितना, जो X की संख्या है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं, मान लो हम फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखो ये आयरन 3 वैलेंसी वाला और ऑक्साइड यानी कि 2 वैलेंसी वाला, ठीक है। तो इसको क्या जाएगा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। जब ये बनेगा तो ये Fe2O3 बनेगा। तो इसका मतलब जब इसको ब्रेक करेंगे तो आयरन पे कितना चार्ज आएगा, वैलेंसी 3, जो कि ऑक्सीजन की संख्या है, और ऑक्सीजन पे कितना नंबर आएगा, ठीक है ना, आयरन पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3, क्योंकि वो 3 किसकी संख्या है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2, राइट साइड है, और वो किसकी संख्या है, आयरन की संख्या 2। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ ये। तो ये कुछ नहीं समझ में आ रही तो इसको ध्यान रखो, जब भी ऐसा कोई आयनिक कंपाउंड AXBY टाइप का रहेगा तो A पर पॉजिटिव में चार्ज आएगा कितना, जितना B की संख्या है, B पर नेगेटिव में चार्ज आएगा जितना A की संख्या है। तो M2O3 का मतलब ये है कि M पर प्लस में चार्ज होगा और कितना चार्ज होगा, 3। बात समझ में आ रही है। और O पर कितना चार्ज होगा, 2 है ये, तो -2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, NO3 पर माइनस, यानी कि M की वैलेंसी पता चल गई 3 और नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो 3 नंबर किसको मिल जाएगा, नाइट्रेट को। तो ये फॉर्मूला बन गया इसके नाइट्रेट का, MnO3 का थ्राइस। ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज MHPO4 नेगेटिव। जरा एक नज़र लगाइए कहाँ पे, वो ऑक्सी एसिड वाला जो हम बता रहे थे ना, जो हम ऑक्सी एसिड वाला बता रहे थे, देखो H2PO4 क्या है इस पे चार्ज, -1। क्या है इस पे चार्ज, -1, H2PO4। ठीक, और HPO4 पर कितना चार्ज है, -2। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HPO4, यानी कि HPO4 पर -2 चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि M पर +2 चार्ज होगा, क्योंकि भाई ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है। तो यानी कि मेटल की वैलेंसी पता चल गई कितनी है, 2 है। तो मेटल की वैलेंसी 2, क्लोराइड का मतलब 1 वैलेंसी, ये बन गया MCl2। ठीक है, तो ऐसे किसी एक कंपाउंड का फॉर्मूला देकर दूसरा ऑक्साइड, नाइट्राइड, फॉस्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सुपर ऑक्साइड, कुछ भी पूछ सकता है, बस वैलेंसी का खेल है। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।